मेटल एटम मतलब मंदिरा, और मंदिरा बनाती है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बॉयफ्रेंड। कितना बॉयफ्रेंड? पहला बॉयफ्रेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये लक्ष्य 1, लक्ष्य। तो मैं ये हाथ ऊपर करूंगा, तो अगर ये शीशा लगा है तो यहां पे ये वाला हाथ ऐसे ऊपर होगा ना, कि ये वाला होगा। तो ये में साथ में ये हाथ ऊपर है मान के। तो कैटरीना कैफ को मैंने 2 लाख रुपए की जैकेट गिफ्ट करके रखी है, तो उसको याद रहेगा कि वजाहिद मास्टर जम्मू कश्मीर से मुझे उसने 2 लाख की जैकेट गिफ्ट की हुई है। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम द सेम एटम। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था? एक ए देसी, एक ए देसी, तो शेयरिंग होती थी। तो जैसे ये वाली याद रख लो, ये वाली याद रख लो, ये वाली याद रख लो, ये वाली याद रख लो। ठीक, उसके बाद मंदिरा 3 बॉयफ्रेंड बनाए। ठीक है, तो spp, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp32। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हुए? 3। तो शेप कैसा बना? ट्राई एंगुलर प्लानर। वेरी गुड मास्टर। 2, लक्ष्य 3 और लक्ष्य 4। और ये लक्ष्य जो लिगैंड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब क्या? कि ये आईफोन डोनेट करता है, ये 1 करोड़ डोनेट करता है। और जिसकी ये ज्यादा होती है, मतलब वो लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। वो लिगैंड कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ये इसको बंगे डोनेट करता है, और ये इसको लिपोसिटिक डोनेट करता है, मतलब डोनेट करता है, और इनके बीच में बॉन्ड बनती है। मतलब ये ऐसे, ये जो जुड़ाव है ना, इस जुड़ाव। टिक टिक टिक, माइक टेस्टिंग। हाँ, ओके, डन सर। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर सब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मैंने सोटी रखी है। सोटी मतलब स्टिक रखी है, तो मुझे कॉल करके बताओ, मैं आपके घर आके आपको कूटूंगा। हाँ सर आपको पहले मार पड़नी चाहिए क्योंकि आप लेक्चर नहीं ला रहे हो। अब तो बेटा लेक्चर रोज ला रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझे सपोर्ट करना है, और मैंने क्लास 11th के लिए भी 1 शॉट बना के रखे, सारे सेट करके रखने। अपने छोटे बहन भाइयों को बताओ कि मास्टर कितना तगड़ा पढ़ाता है। कोई भी इस मास्टर के टक्कर का नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ओके सर, है ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे यार? नहीं यार, बस थोड़ा सा बता रहा हूं कि मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं। बाकी मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो जोलॉजी का हो, चाहे वो बॉटनी का हो। और प्लीज प्लीज वो जो टारगेटेड वीडियोस, ये जो चैलेंज की वीडियोस मैं आपको रोज दे रहा हूं, उसको प्लीज फॉलो करें। अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका ना बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी अगर आपने फिर वही मुड़ थुड़ के चाटें ही करनी है नाजिया के साथ, तो फिर वो आप करते रहें। बाकी आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने ये वीडियो अपने ग्रुप में भी डालें, ताकि मेरी चैनल की रीच बढ़े। है कि नहीं है? मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं। बाकी ये सामने लिखा है जेके बोस, क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये टफ चैप्टर है। टफ शफ नहीं है ये चैप्टर। टीचरों को खुद नहीं आता तो बस ऐसे कुचल मुचल करा के बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं, उसको टफ लगता है। टफ नहीं, आसान है चैप्टर। इस चैप्टर को मैं अगले 1 घंटे में फाड़ के रख दूंगा। हर एक टॉपिक आपको इतने अच्छे से करवाऊंगा कि आपको लगेगा हाँ ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। हालांकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप पहली बार पढ़ रहे हो। आज से पहले आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी नहीं पढ़े थे। थोड़ा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सुन रखा था, बट अच्छे से आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में नहीं सुना। मां की कसम पढ़ ले तुझे, नहीं तो फेल हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी आके यही चीज बोलता हूं, बच्चा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तुझे तेरी मां की कसम पढ़ ले। बशीरा नाजिया को मैसेज करना छोड़ दे, पढ़ ले। पिंकी अशरफ को मैसेज करना छोड़ दे, पढ़ ले। बट आपका दिमाग ही नहीं है, वही मुड़थुड़ के पैसे मैसेज करते हो। और एक मोटिवेशनल वीडियो भी आ रही है, 30 डेज डेली रूटीन डालूंगा। मतलब 30 डेज के लिए डेली की क्या रूटीन होनी चाहिए, वो भी आ रही है। वो भी आज आ जाएगी। देखना कितनी मजेदार वीडियो है। जब आप देखोगे ना, पता चलेगा कि मास्टर क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, बड़े प्यार से बनाई है, बड़ी दिल से बनाई है वो वीडियो। तो प्लीज उस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, अच्छा,
क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? पहली बार पढ़ रहे हो, आपको इससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में नहीं पता था। तो एक नया तरह का कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अ न्यू टाइप ऑफ अ कंपाउंड। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? द कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमें पता ही नहीं है। देखो 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 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे है? जैसे ये ओजोन है, O3। O3 में होता क्या है कि एक ऑक्सीजन के पास 8 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,6। ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका दूसरा ऑक्सीजन तो कितने? 1 2 3 4 5 6। 3 ऑक्सीजन बनने, एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ओके डन। अब हमें पता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये शेयरिंग हुआ, तो इसके कितने हो गए? 6, ये एक साथ 7 और 1 ये जुड़ गया, 8 इसके पूरे हो गए, 8 इसके भी पूरे होंगे। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पूरे 8, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं वैलेंस, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। बट मसला ये कि ये जो तीसरा है इसके 6 ही पूरे हैं। तो तब क्या करेंगे? तब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे इधर, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट होंगे, बीच में आ जाएंगे, और ये दोनों के लिए गिने जाएंगे, इसके लिए भी गिने जाएंगे और इसके लिए भी गिने जाएंगे। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये जो अभी इधर बन रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो इधर बन रही है, ये कुछ नहीं है, ये स्पेशल टाइप है। क्या है नाज़े जी? स्पेशल टाइप है किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की। अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which both the electrons comes from the same atom। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था? एक A देसी, एक A देसी, तो शेयरिंग होती थी। बट यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से होता है और दोनों में शेयर होता है। स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच 2 electrons comes from single atom and shared between 2 atoms। अब देख, इसके पास है 6, 2 इधर से आ गए 8, इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी गिने गए, इधर भी गए। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला चीज भी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये बोला कि यार ये जो कंपाउंड्स हैं ये नए हैं, आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो जो ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो डी ब्लॉक से है। जैसे ये कपर है, सेंट्रल मेटल एटम, और इसको सराउंड करते हैं लिगैंड। ये लिगैंड है, ये लिगैंड। अब लिगैंड की डिटेल स्टडी आगे करवाऊंगा। और ये दोनों मिलके बन जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। इसके बाहर जो होगा वो क्या होगा? आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल भी नजर आ रही है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंट्रल मेटल एटम, फिर लिगैंड और फिर आयोनाइजेशन स्फीयर, इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये क्या बन जाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर। अब ये सारी चीजें मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूं। अब मैं बोल रहा हूं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे है? अगर सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब इससे यह पता चला कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हो। अब कॉम्प्लेक्स होता है उलझा हुआ, तो ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको इतने अच्छे से ये समझ भी आने वाला नहीं, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कैटायनिक, अगर नेगेटिव चार्ज तो एनायनिक, अगर कुछ नहीं तो न्यूट्रल। अब देख
ये जो लिगैंड है, ये क्या है? लिगैंड मेटल के साथ जो ये होता है इसको बोलते हैं लिगैंड। अगर ये लिगैंड एक ही तरह का है, मतलब CN लिगैंड है, ये CN क्या है? लिगैंड है, और ये एक ही तरह का है, इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर ये अलग अलग तरह का है, मतलब ये अलग है, EN अलग है और CN अलग है, तो इसको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में दी है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप देखो तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जो D ब्लॉक से है, और विच हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके पास खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे ओजोन में एक ऑक्सीजन जो तीसरे नंबर का था, जो कौन से था? तीसरे नंबर के, इसके पास ऑक्सीजन, इसके पास खाली था, ये खाली था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये एक्सेप्ट कर रहा था और वो डोनेट कर रहा था। सेंट्रल मेटल एटम भी यहां पे यही काम करता है कि इसके पास खाली जगह होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उनको हम लिगैंड बोलते हैं, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? दैट इज कोऑर्डिनेशन सफेयर। और जो बाहर बच जाता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन सफेयर, और कुछ देर के बाद इसको काउंटर आइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काउंटर आइन। आगे मैं इसको लिखाऊंगा अच्छे से, ठीक। अब एक सवाल आता है, जैसे ये मैंने बना के रखा है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट। याद रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सिंपल साल्ट जैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है, लिगैंड है और आयोनाइजेशन सफेयर है। बट डबल सॉल्ट जो होता है ये दो सिंपल सॉल्ट से बना है। जैसे ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, पानी, मतलब किसी में पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो पानी है इसको बोलते हैं, कितने पानी के मॉलिक्यूल एसोसिएट है इसके साथ, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी 24 एसोसिएट है। तो ये दो सिंपल सॉल्ट से बनता है, बट वो किससे बनता है? सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड एंड आयोनाइजेशन सफेयर से बनता है। होगी बात क्लियर? यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है और यहां पे आयोनिक बॉन्ड होती है। ये अपनी आइडेंटिटी पानी में लूज नहीं करता, मतलब जब आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ये Cu H2O6 और ये कितना हो गया? दैट इज Cl2। जब इसको पानी में डालोगे तो ये क्या बनेगा? CuH2O6, 2 पॉजिटिव और साथ में 2Cl नेगेटिव। तो क्या कोऑर्डिनेशन सफेयर ने अपनी आइडेंटिटी लूज की? तो ये पानी में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, ये सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। बट अगर आप यहां पे देखोगे तो ये बशीर चाचा पूरी तरह टूट जाता है। जैसे Al2SO4 3 पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था। जैसे ही सॉल्यूशन में डालोगे तो ये पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट इसका अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयन इसके भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और ये पानी का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरह टूट के आयंस में तब्दील हो जाएगा। बट ऐसा इसके केस में नहीं होता। फिर मैंने आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बता दिया, मेटल के बारे में बता दिया। मेटल आपको पता है डी ब्लॉक मेटल होंगे और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें आने वाला लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकता है तो उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे मान के चल के मैं कैटरीना कैफ को अपनी जैकेट गिफ्ट करता हूं, तो कैटरीना कैफ को मैंने 2 लाख रुपए की जैकेट गिफ्ट करके रखी है, तो उसको याद रहेगा कि वजाहिद मास्टर जम्मू कश्मीर से मुझे उसने 2 लाख की जैकेट गिफ्ट की हुई है, तो वो मुझे याद रखेगी। और मैं भी उसको याद रखूंगा कि 2 लाख रुपए की जैकेट मैंने उसको दी थी, तो हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह से लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल आयन को, और उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। ठीक है ना? अच्छा जी, लिगैंड क्या होता है? लिगैंड द एटम, ये एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो क्या करता है? डोनेट करता है क्या? अपने इलेक्ट्रॉन्स को टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम
एटम है इसके पास खाली जगह होगी और ये जो लिगैंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जैसे आपने भी क्लास 9 मतलब आपने भी क्लास 9th में जब आपकी क्रश बनी होगी उसको प्यार जताने के लिए कुछ ना कुछ अपना डोनेट किया होगा और याद भी रखा होगा कि मैंने फ्लावर दिया था उसको या मैंने आईफोन दिया था उसको। तो आप देने वाले थे, लिगैंड वो लेने वाली थी, तो वो क्या बन गई? सेंट्रल मेटल एटम। और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड, सही सही मास्टर, सही जा रहा है। ठीक है। डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी होता है कि नंबर ऑफ एटम इन अ लिगैंड, के लिगैंड में कितने एटम हैं जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कितने एटम हैं लिगैंड में जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे क्लोरीन में एक ही डोनेट करता है खुद क्लोरीन, तो ये मोनोडेंटेट। CN में, ठीक है, ये इसको साइनाइड बोलते हैं, एन डोनेट करता है। पानी में ये ऑक्सीजन डोनेट करता है, अमोनिया में नाइट्रोजन करता है, तो ये मोनोडेंटेट हो गए। ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ एक एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। अगर दो एटम करें, जैसे ऑक्सलेट में ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन करता है, तो ये डाइडेंटेट। या इथेन डाइअमाइन, ये पूरा कंपाउंड है, इसमें दो अमोनिया डोनेट करते हैं, तो ये हो गया डाइडेंटेट। ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज्यादा, मतलब एक ही लिगैंड में दो से ज्यादा डोनेट करने वाले हों। ये एक लिगैंड और इसमें ये वाला डोनेट कर रहा है, ये वाला और ये वाला, तो ये चार एटम क्या कर रहे हैं? एक ही लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। तो सच अ लिगैंड इज नोन एज पॉलीडेंटेट लिगैंड। और ऐसा भी हो सकता है कि एक लिगैंड में दोनों एटम एबिलिटी रखें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। मतलब नाइट्रोजन भी एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और हाइड्रोजन भी एबिलिटी रखता है, बट एक टाइम पे वो एक ही करेगा। ठीक है, 2 एटम टू डोनेट बट वन टाइम 1 एटम डोनेट। बात समझ है कि नहीं है? मतलब कर दोनों कर सकते, बट एक वक्त पे सिर्फ एक ही करे। जैसे ये मेटल है, इसके साथ CN है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक वक्त पे, तो ये मेटल है। इस केस में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल एटम को। ऐसे लिगैंड को एम्फीडेंटेट लिगैंड कहते हैं। और ये हमने लिगैंड की क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम। और अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो ये कितने तरह का होगा? 3 तरह का, पॉजिटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड एंड न्यूट्रल लिगैंड। पॉजिटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड एंड न्यूट्रल लिगैंड। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगैंड 3 तरह का है, पॉजिटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड एंड न्यूट्रल लिगैंड। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नेगेटिव लिगैंड है एंड न्यूट्रल लिगैंड से। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। जो पॉजिटिव लिगैंड है, मतलब ऐसा लिगैंड जिसके ऊपर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लिगैंड। बट इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछता। बट नेगेटिव लिगैंड्स बहुत सारे हैं। मतलब नेगेटिव लिगैंड का मतलब क्या हो गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये मेटल को दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और मेटल और अपने के बीच में क्या बना लेंगे? एक रिश्ता बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये CN है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, -1 चार्ज है। ठीक है, इसका नाम क्या है? साइनाइडो। ठीक है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम क्या? क्लोराइड। अब ये नाम साथ साथ में मैं क्यों याद करवा रहा हूं? क्योंकि कल को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम भी लिखोगे तो वहां पे ये नाम इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ब्रोमीन, तो ब्रोमो नेगेटिव -1 चार्ज है। फिर आयोडीडो नेगेटिव -1 है। फिर नाइट्राइटो NO2 इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ONO
नाइट्राइटो ही है, बट इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये किसकी एग्जांपल हुई? एम्फीडेंटेट की एग्जांपल हुई। और दोनों के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो भी -1 और -1 ही रहेगा। फिर O मतलब हम इसको OH नेगेटिव बोलते हैं हम, है ना। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो ऑक्सो इसका नाम है, -1 इस पे चार्ज है। NO3 नाइट्रेटो, नाइट्रेटो -1 चार्ज है इस पे, ठीक है। फिर SCN नेगेटिव है, थायोसाइनो -1 चार्ज है इसके ऊपर। फिर NCS आइसोथायोसाइनो -1 चार्ज है इस पे भी। CH3COO नेगेटिव, दैट इज एसीटो, एसीटेटो -1 चार्ज है। H नेगेटिव हाइड्राइडो -1 चार्ज है, ठीक है। ये देख, और इसमें एक एक एटम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं। फिर O2 नेगेटिव ऑक्सो, O2 नेगेटिव, O22 नेगेटिव पर ऑक्सो, ये दो चार्ज है, -2 -2 -2 -2। फिर सल्फाइटो -2 चार्ज है। SO42 नेगेटिव सल्फेटो -2 चार्ज है। SO32 नेगेटिव कार्बोनेटो -2 चार्ज है। और इन पे भी, अगर आप इन पे भी गौर करके देखोगे तो एक ही एटम डोनेट कर रहा है, तो ये भी कैसे है? मोनोडेंटेट है। बट अगर आप यहां पे देखो तो इस पूरे लिगैंड में, दैट इज ग्लाइसाइनेटो, इस पे ये वाला भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये वाला एटम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये कैसा हुआ है? इसके ऊपर -1 चार्ज है, बट यहां पे 2 एटम डोनेट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइडेंटेट, ठीक है। ऑक्सलेटो या ऑक्सीलैटो, इस पे भी -2 चार्ज है और 2 एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। तो ये कैसा लिगैंड हुआ? दैट इज मैंने इधर भी बताया था इसके बारे में, ये वाला दैट इज डाइडेंटेट है, मतलब एक लिगैंड में 2 एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। फिर न्यूट्रल में क्या हुआ कि भाई है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, मतलब अगर आप इस पे देखो तो 0 चार्ज है, 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 बट ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है। जैसे अमाइन इसके ऊपर नाइट्रोजन डोनेट करता है न्यूट्रल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? मिथाइल अमाइन, ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन। फिर पानी में 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के, वो डोनेट होते हैं, इसको एक्वा भी बोलते हैं। फिर नाइट्रोसाइल में ऑक्सीजन डोनेट करता है, ठीक है। फिर कार्बोनाइल में भी ऑक्सीजन डोनेट करता है। थियोकार्बोनाइल में भी सल्फर डोनेट करता है। फॉस्फीन में फॉस्फर डोनेट करता है, ठीक। फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फिनो में फॉस्फर ही डोनेट करता है, ठीक है न्यूट्रल है ये। थायो यूरिया में भी ये नाइट्रोजन है, ये डोनेट करता है। फिर पायरिडीन में भी ये नाइट्रोजन डोनेट करता है। फिर मिथाइल में कार्बन डोनेट करता है, ठीक। मिथाइल में इस तरह से ये बॉन्ड होता है, ये वाला डोनेट करता है, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बताया था इथेन डाइअमाइन, इसको डोनेट करते हैं EN से, ये न्यूट्रल होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो ये वाला कौन सा हुआ? दैट इज डाइडेंटेट लिगैंड। होप ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, बट आप इसमें से कुछ एग्जांपल याद रखो, जैसे ये वाली याद रख लो, 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 ठीक। उसके बाद ये वाली याद रख लो, उसके बाद ऑक्सलेट वाली याद रख लो, ये वाली याद रख लो, एक्वा याद रख लो, और अमाइंस याद रख लो। ये वाली जो मैंने आपको टिक करके दी है, आपने यही याद रखनी है, मैक्सिमम केसेस में यही पूछी जाती है। होप आपको लिगैंड का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और टाइप्स ऑफ लिगैंड भी हम आप पढ़ चुके हैं। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड आती है, जैसे मेरे पास ये EN है, EN मतलब इथेन डाइअमाइन, ठीक है। ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। द लिगैंड विच फॉर्म्स द रिंग अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, जो रिंग बनाती है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। और अब देखो ध्यान से, मान के चल कि ये एक लिगैंड है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, मंदिरा इसकी क्या है? गर्लफ्रेंड। ये एक बार आईफोन इसको देता है और एक बार 1 करोड़ रुपए इसको देता है। ये इसको क्या दे रहा है? एक आईफोन, ये सेब आधा काटा होना चाहिए, पता भी है ना, हाँ। ये आईफोन भी दिया
और 1 करोड़ रुपया भी दिया। अब मंदिरा के साथ इस रोहन का जो कि लिगैंड है बॉन्ड अच्छा हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कभी भी शिलेट लिगेंड, जब कभी भी रिंग बनेगी, जब कभी क्या बनेगी, इस सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड रिंग बनेगी, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोर स्टेबल कंपाउंड। इसी को बोलते हैं शिलेटिंग इफेक्ट। शिलेटिंग इफेक्ट से क्या होगा कि रिंग बनेगी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड और एक तगड़ी बॉन्ड डेवलप्ड होगी लिगैंड और मेटल एटम के बीच में, जिसकी वजह से ये कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके यूज हैं, आपको बस याद रखना है। ये सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है, मेटल आयन डिटेक्शन में मदद करता है और सेपरेशन ऑफ एफ ब्लॉक में ये यूजेस हैं शिलेटिंग लिगैंड के। ठीक, अच्छा चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी। मैंने आपको बोला था मेटल एटम और लिगैंड दोनों को मिला के कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिलती है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है। फिर मैंने आपको बोला था दैट इज काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या हो गया कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके जो ये बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है, इसको क्या बोलते हैं, या तो काउंटर आयन बोलते हैं या तो आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। एटम आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर है। ठीक, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर के एक मेटल एटम के अराउंड कितने कोऑर्डिनेशन बाउंड नजर आ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी इस केस में कितने नंबर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 4। इस केस में कितने हैं, जैसे आयरन है तो साइनाइड कितनी है, दैट इज 6 है। 6 है ना, CN 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 और CN। और तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, दैट इज 6 हुआ। ठीक है, इस केस में कितना होगा, इस केस में देखो तो ये आयरन है, ये EN, आपको पता है EN डाइडेंटेट है ना, इथेन डाई अमाइन, ये डाइडेंटेट है, तो एक लिगैंड इधर से एक इधर से बॉन्ड बनाएगा। फिर ये 2 हैं, ठीक है, तो ये 2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। क्योंकि एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, 4। तो जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बशीर साहब आपको इतना अच्छे समझ आया होगा। अब है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम जब रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखा था। देख, 4 पोटेशियम प्लस आयरन प्लस 6 साइनाइड, टोटल चार्ज कितना, 0। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है 1 प्लस 1, आयरन का निकालना है, प्लस साइनाइड के ऊपर होता है -1, अभी पीछे पड़ा था 0। तो ये 4 1 जार 4 प्लस ये आयरन, ये 6 इंटू -1 दैट इज -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे कैलकुलेशन यहां पे करेंगे, -6 और +4 Fe -6 और +4 कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो Fe के पे कितना चार्ज आ रहा है, ये माइनस इधर इज इक्वल टू के इधर चला जाएगा, तो ये +2 आ रहा है। तो ये जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, इसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हो। अच्छा देख, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इसमें आप क्या देखने को मिलती हो कि बीच में हमारी हूर परी है मेटलाइन, जो अपने बॉयफ्रेंड से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज लिगैंड। ठीक है, इसके 6 बॉयफ्रेंड हैं, 6 से एक्सेप्ट कर लेती है, और एक रिश्ता इसका बाहर भी है, Cl2। यही है ना, मेटलाइन, लिगैंड और आयोनाइजेशन स्फीयर, यही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। बना नहीं बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब तुझे ज्यादा फील आ गई। मैं बोल रहा हूं कि ये स्पेस में कैसे अरेंज होते, how the spatial arrangement of ligand around central metal atom is called the coordination polyhedral। coordination polyhedral का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब स्पेस में कैसे ये मेटल है और इसके अराउंड लिगैंड कैसे अरेंज होंगे, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि एक लिगैंड इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये स्क्वायर है और इसके ऊपर एक पिरामिड, नीचे पिरामिड, इसको बोलते हैं ऑक्टाहाइडल अरेंजमेंट। इधर क्या है, ये मेटलाइन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है।
तो ये वाला शेप कैसा बना, स्क्वायर बना। अब मैं तुझे जर्नली बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सेंटर में होती है मंदिरा। मंदिरा मतलब गर्लफ्रेंड, मंदिरा मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। और इसके अराउंड होते हैं इसके बॉयफ्रेंड। अभी कितने बॉयफ्रेंड है, 6। कितने बॉयफ्रेंड है, 1 2 3 4 5 और 6, जो कुछ डोनेट करते। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हर कोई 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब हो गया कि ये इसको आईफोन गिफ्ट कर रहा है, ये इसको 2 लाख रुपए गिफ्ट कर रहा है, ये इसको बैंगल्स गिफ्ट कर रहा है, चूड़ियां बंगा गिफ्ट कर रहा है, ये इसको साड़ी गिफ्ट कर रहा है, ये इसको सलवार कमीज गिफ्ट कर रहा है, और ये इसको मान के चल लिपस्टिक गिफ्ट कर रहा है। तो ये बोर्ड बनी हुई है इसमें। और इस मंदिरा का चक्कर कहीं बाहर भी है, ये ऐसे बाहर, मैं बोल रहा हूं जिस बाहर के साथ है ना उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। बात समझ गए, ये पूरा जो बना ना तेरे सामने इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बेसिक था। और जब ये लिगैंड इसके अराउंड अरेंज होते हैं, मतलब ये क्या इसके अराउंड अरेंज होंगे स्पेस में, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक। अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक नामकरण है, हम नाम कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। याद रखना किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है पॉजिटिव, एक हिस्सा है नेगेटिव। तो ये बोल रहा है पॉजिटिव पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम्ड फर्स्ट। बोलता है अगर पॉजिटिव इस पे आ रहा है इसका नाम पहले लिखो, अगर पॉजिटिव इस पे आ रहा है तो इसका नाम पहले रखो। देखो यहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर का आया पॉजिटिव, तो इसका नाम शुरू में लिखा, और यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आया तो इसका नाम यहां से शुरू हुआ, ये वाला पहले नाम किया हमने, और यहां पे ये पॉजिटिव था तो ये वाला पहले नाम किया। जो पॉजिटिव पार्ट है उसको पहले नाम रखो। फिर पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में पहले आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगैंड पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेम्ड फर्स्ट। मतलब देख, नेगेटिव का नाम भूल जाओ, नहीं करना, पॉजिटिव का नाम करना है। तो पॉजिटिव में भी नाम किसका करना है, लिगैंड्स का। जैसे ये पानी है, पानी का नाम मैंने वहां बताया था क्या आता है, एक्वा। 4 पानी तो टेट्रा एक्वा। तो ये अल्फाबेटिकली ए पहले आया, इस टी पे गौर नहीं करना, मतलब टेट्रा इसलिए आया कि ये 4 हैं, बट पहला नाम क्या, एक्वा। फिर क्या है, डाई क्लोरो, डाई पे गौर नहीं करना, सी पे। तो ये अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है, ठीक। और फिर उसके बाद ये क्या, क्रोमियम। फिर मेटल आयन को क्या करेंगे, हम नाम करेंगे। फिर मैंने क्या बोला, मोर लिगेंड होंगे तो हम फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और नेग्लेक्ट करेंगे बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। और फिर देन सेंट्रल मेटल एटम। फिर सेंट्रल मेटल एटम को किया, और उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3rd। कैसे निकाला, आपको पता है, क्रोमियम क्रोमियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 4 इंटू वाटर प्लस नाइट्रेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, 0 है। क्रोमियम वैसे ही रखा 2 ऐसे, क्लोरीन के पास चार्ज है -1, 4 वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 0, और नाइट्राइट के ऊपर -1 है तो -1, ठीक है। क्रोमियम 2 इंटू -1 दैट इज -2, 4 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, +1 इंटू -1 या -1 इंटू प्लस दैट इज -1, ये -2 और -1 ये क्या है, -3। तो क्रोमियम -3 इस तरफ आ जाएगा तो +3, क्रोमियम के ऊपर +3, और ये जो +3 लिख रहे हो ये किस में लिखोगे आप, रोमन में लिखोगे। ये +3 कैसे लिखोगे, रोमन में लिखोगे। और लास्ट में आपके पास क्या है, नाइट्रेट। तो याद रखना हमेशा नाम 8 के साथ एंड करता ही करता है, नाम हमेशा किसके साथ करता है, एंड 8 के साथ। अभी इसकी एक एग्जांपल मैंने ये ऊपर भी रख रखी है, देख ध्यान से। जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6, इसमें पॉजिटिव पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट ये है। पहले कौन सा पार्ट नेम करेंगे, पॉजिटिव पार्ट, तो पोटेशियम पहले लिख दिया। फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ आएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसका नाम, लिगैंड का, तो ये क्या, हेक्सासाइनो हो गया। फिर ये आयरन आया, फिर ये आयरन को हम लिखते हैं फेरो, बट हम 8 लिखेंगे इफ मेटल एटम रिटर्न एट द एंड। और इसके आखिर में, इसके ये इधर ब्रैकेट में इसका, इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, दैट इज 4 पोटेशियम, है ना, ऐसे ही होगा ना। मैं थोड़ा करके दिखा देता हूं, देखना ध्यान से। ये क्या है, 4 पोटेशियम है, ठीक है, प्लस Fe है,
प्लस 6 इंटू साइनाइड है और टोटल चार्ज कितना है 0। देख, एक पोटेशियम पे एक चार्ज है, तो 4 पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा 4 होगा, आयरन वैसे ही, और 6 साइनाइड पे कितना चार्ज है -1, टोटल चार्ज कितना 0। 4 इंटू 1 दैट इज 4, आयरन का आयरन, प्लस 6 इंटू -1 दैट इज -6 इज इक्वल टू 0। फिर आयरन को इसी साइड रखा, -6 उस साइड चला गया पॉजिटिव, +4 उस साइड चला गया तो नेगेटिव, 6 में से 4 गए तो 2, तो ये कितना आ गया +2। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो फेरेट में आप क्या लिखोगे +2, ये 2 रोमन नंबर में लिखोगे। ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर थोड़ा थोड़ा करना सिखाया है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो एनसीईआरटी के सारे नाम करके जाना, एनसीईआरटी के सारे नाम करके जाना, तो तभी आपको अगर नाम आया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट मैंने बेसिक रूल्स आपको पूरे करवा दिए हैं। और एक चीज याद रखना, अगर ये चीज समझ नहीं आई है तो इसको छोड़ दो, बड़े कम चांसेस हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से सवाल बनेगा, क्योंकि अक्सर नहीं बनता, बट अगर बनता भी है तो 1 या 2 नंबर का बनता है। नहीं समझ आ रहा तो तब छोड़ो, अगर पूरे नंबर लाने तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म्ड। वार्नर थ्योरी क्या बोलती है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। तो ये क्या बोलता है कि वार्नर थ्योरी ये बोलती है कि सेंटर में सेंट्रल मेटल एटम है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं मेटल एटम, मतलब मंदिरा, और मंदिरा बनाती है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बॉयफ्रेंड, कितना बॉयफ्रेंड, पहला बॉयफ्रेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 और लक्ष्य 4। और ये लक्ष्य जो लिगैंड है ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब क्या, कि ये आईफोन डोनेट करता है, ये 1 करोड़ डोनेट करता है, ये इसको बंगे डोनेट करता है, और ये इसको लिपस्टिक डोनेट करता है, मतलब डोनेट करता है, और इनके बीच में बॉन्ड बनती है, मतलब ये ऐसे। ये जो जुड़ाव है ना, इस जुड़ाव को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और ये इतनी तगड़ी होती है कि ये एक बार जुड़ जाए तो ये कभी भी टूटते नहीं है। आप खुद सोचो, एक लक्ष्य है जिसने 1.5 लाख रुपए का फोन मंदिरा को दे रखा है, क्या इसको वो छोड़ेगा? और मंदिरा को भी पता कि ये बड़ी तगड़ी चीज है, इसने हमें बड़ा खर्चा किया हम पे, तो हम इसको छोड़ नहीं सकती। तो ये बॉन्ड बन गया सेकेंडरी वैलेंसी। ये कौन सी वैलेंसी है? दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी है। और ये टूटना बड़ा मुश्किल होता है सेकेंडरी वैलेंसी का, ठीक है। फिर इस मंदिरा का चक्कर ना कहीं बाहर भी चलता है। ये 4 लड़के भी इसकी जिंदगी में, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इसका चक्कर कहीं और बाहर भी चलता है, कहीं दूर चलता है, दिल्ली वगैरह चलता है। दैट इज आयोनाइजेशन सफेयर। इसके साथ भी है रिलेशनशिप, गपशप चल जाती है संडे टू संडे, ठीक। तो ये वाली है ना जो ये प्राइमरी वैलेंसी है। अब ये दूर है तो ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव 2 वैलेंसी, एक जो अंदर वाली वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी है जो अलग नहीं हो सकती, और एक प्राइमरी वैलेंसी है जो आयोनाइजेबल है, जो अलग हो सकती है। जैसे मैं अच्छे से बोलूं तो ये कपर, ये अगर टूटेगा तो ये H2O6 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो सकता है, बट ये जुड़ाव फेविकल का, ये फेविकोल का जुड़ाव है, ये नहीं अलग होता, बट ये अलग हो सकता है। इसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मेरी बात ध्यान से समझना, मैक्सिमम बच्चों को ये थ्योरी अक्सर समझ नहीं आती। पहले आप दिमाग में रखो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या समझाने की कोशिश करती है। VBT भी बोलते हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, और मैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन करता है, किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये क्या बोलता है कि जो स्ट्रक्चर है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है नहीं है, बट आपको उतना लेवल का नहीं पढ़ना जितना बता रहा हूं वैसे समझना। मैं बोल रहा हूं कि अगर मंदिरा 2 बॉयफ्रेंड बनाती है, एक S और दूसरा क्या P, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2, और जो शक्ल दिखेगी वो कैसी दिखेगी? लीनियर। और ये जो बॉन्ड बन रहा है
वीबीटी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताता है कि मेटल मंदिरा और लक्ष्य के बीच में, मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब लक्ष्य अपने इलेक्ट्रॉन मंदिरा को दे देता है। फिर अगर मंदिरा तीन बॉयफ्रेंड बनाए, ठीक है, तो spp, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हुए? 3, तो शेप कैसा बना? ट्राई एंगुलर प्लानर। वेरी गुड मास्टर। अगर मंदिरा 4 बॉयफ्रेंड बनाए तो sppp, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई? sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4, तो ये इस शेप को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मंदिरा 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है, वहां पे और इसमें फर्क है, बट अभी के लिए याद रखना कि वो sp3 है। अगर 4 बॉन्ड बनाए जिसमें एक D का हो, एक S का हो और 2 P के हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बट इसकी शेप कैसी बनेगी? स्क्वायर बनेगी। कैसी बनेगी? स्क्वायर का होगा, DsP2 का। और अगर ऐसा हो कि एक D का हो, S के 3 हो, S के 1 हो और P के 3 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 5 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 5 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, तो एक बॉन्ड इधर और बनेगी, सॉरी नहीं, इतना ही है, DsP3, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज ये भी स्क्वायर पायरामिडल। सेम, सही बना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि D का 1, S का 1, P के 3, तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। अच्छा, अगर मंदिरा 6 क्या बनाए? 6 बॉन्ड बनाए या 6 बॉयफ्रेंड बनाए और D अंदर वाले हो, D इनर वाला हो, इनर D कौन सा वाला हो? अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला, और D 2 अंदर वाले हो और sp3 बाहर वाले हो, तो ये देखो D2 spp3 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल, बट कौन से वाला? इनर वाला। इसको थोड़ा सा तुझे याद करना पड़ेगा अभी के लिए। अगर D2 बाहर आ जाए, sp3 अंदर हो जाए, तो ये आउटर हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है? आउटर। देख कैसे? sppp, तो sp3 और D2 दो बाहर के हो गए। इसको भी बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल। ये ऑक्टाहाइड्रल है, बट कैसा? आउटर है। यही शेप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पॉसिबल हैं और वीबीटी इन्हीं शेप्स को समझाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए 2 लाया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो, जैसे मेरे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जब मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो ये +3 निकलता है। कैसे निकलता है? +3। सर निकाल के बताओ। देखो, ये कोबाल्ट है, +6 अमोनिया है, 6n3, और टोटल चार्ज कितना है? +3। तो कोबाल्ट +6 × 0 = +3। ये 0 हो जाएगा, तो कोबाल्ट का कितना निकला? +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 26, बट कोबाल्ट का 27 इसका क्या एटॉमिक नंबर? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हुए हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 24। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोबाल्ट, इसके ऊपर +3 चार्ज है, एटॉमिक नंबर 27 है, मतलब इसमें 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिए, तो 24 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 पूरा और 3d6, और इसके आगे 4s भी खाली है और 4p भी क्या है? खाली है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो मैं आर्गन को छोड़ दूंगा, तो 3d में कितने? 6, 1 2 3 4 5 और 6, और 4s भी खाली है और 4p भी क्या है? खाली है। अब आया अमोनिया। अमोनिया ये ना, साथ में 6 अमोनिया कोबाल्ट के पास, मतलब ये मंदिरा हुई, इसके पास आया। अब ये अमोनिया ने अपने लिए जगह बनानी है, तो क्या किया? इतना खतरनाक अमोनिया है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन तो डालेंगे इधर। ये इतने खतरनाक अमोनिया, इन्होंने क्या किया? पहला काम तो ये किया कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसके साथ शिफ्ट कर दिया, पेयरिंग होगी इसकी। तो ये पहले से ही 2 थे, ये शिफ्ट हुआ तो ये इसकी पेयरिंग होगी, और ये वाला इसकी जगह शिफ्ट हुआ और ये वाला भी इसकी जगह शिफ्ट हुआ। बात समझ आई कि नहीं? कैसे पेयरिंग हुई है देखना, आराम से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अब यहां पे जैसे अमोनिया आया ना,
तो इसने क्या कर दिया, पेयरिंग किया। और पेयरिंग किस तरह से की है, देखना कैसे पेयरिंग की है। ये वाला इसके साथ हो गया, पेयरिंग होगी, और ये वाला इसके साथ हो गया तो पेयरिंग होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, ये वाला इसके साथ आ गया तो ये पेयरिंग होगी, ये वाला इसके साथ आ गया तो ये वाली पेयरिंग होगी। बात अच्छे से समझना, ये पेयरिंग होगी। तो ये 3D हो गया। ये कितना हो गया, 3D हो गया। और अमोनिया, कितने अमोनिया ने आना है, 6 अमोनिया ने आना है, तो वो D2 में आएंगे। दो अमोनिया किस में आ गए, दो वैकेंट ऑर्बिटल डी में आ गए, एक अमोनिया एस में आ गया, और 3 अमोनिया किस में आ गए, P3 में आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। तो ये D2 कौन से वाला इन्वॉल्व हुआ, अंदर वाला इन्वॉल्व हुआ ना, ये अंदर वाला, ये D2 अंदर वाला इन्वॉल्व हुआ। तो मतलब D2sp3 शेप क्या बनी, ऑक्टाहाइड्रल, D2sp3। और सारे इलेक्ट्रॉन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 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 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, तो ये डायामैग्नेटिक है। ये क्या है, डायामैग्नेटिक। और ये जो अमोनिया है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये अमोनिया क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये क्या आ गया, जैसे ये आएगा ना, ये पहले इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पक्का करवाएगा। जैसे ये अभी आपने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन जम करके पेयर कर गया, ये जम करके पैर कर गया, बहुत ये जम करके पेयरिंग कर गया, ये जम करके पेयरिंग कर गया। बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं जो पेयरिंग नहीं करवाते। जैसे क्लोरीन पेयरिंग नहीं करवा सकता, वो वीक लिगेंड है, वो जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर एक और कंपाउंड में डिस्कस करवा देता हूं, जैसे निकल Cl4 2 नेगेटिव। अब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये आ गया निकल +4 क्लोरीन, टोटल चार्ज कितना है, दैट इज -2। तो अगर निकल को देखूं +4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। निकल ये प्लस, ये आपको पता है ये प्लस होगा, ये -4 होगा, 4 इंटू -1 दैट इज -4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2। तो निकल का कितना आ जाएगा, निकल इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो +4 -2। तो ये +2 है निकल के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या, +2। अब मसला ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 28 है, इस पे इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 तो होगा ही होगा, बट साथ में क्या होगा, 3D8, 4sp खाली होगा और 4p क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब कौन आना है, ये लिखा 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली है, 4p खाली है। अब क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। बट क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, जो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा वो तो सीधा खाली खाली में जाके आएगा। तो मतलब होगा क्या, S1 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, S1 में आया और P3 में आया, तो sp3। sp3 की शक्ल कैसी होती है, दैट इज टेट्रा हाइड्रल। ये S1 का P के कितने, 3। और अगर आप देखो तो इसमें आपको कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट द मैग्नेट, जो मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और डायामैग्नेटिक यहां पे मैंने बोला, यहां पे मैंने डायामैग्नेटिक का मतलब बोला, दैट इज रिपेल द मैग्नेट, जो मैग्नेट को क्या करता है, रिपेल करता है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अगली थ्योरी है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो था उसको एक्सप्लेन किया गया है। पहली थ्योरी वार्नर थ्योरी आई, जिसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया। दूसरी थ्योरी आई जिसने स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तीसरी थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो ये बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल होते हैं, जो पहले के 2 थ्योरियों ने नहीं बताया था। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, तो आप ये बोलें कि दे डिड नॉट टेल अस अबाउट द कलरनेस, कलर के हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलरफुल। तो इसको बताने के लिए हमारे पास थ्योरी है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहला काम क्या करती है,
ये बताती है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलरफुल। और ये क्या बोलती है कि जो मेटल और लिगैंड की बॉन्ड है वो आयोनिक होती है। वो कैसी होती है? वो आयोनिक होती है, मतलब लिगैंड नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मतलब ये मेटल मंदिरा पॉजिटिव है और लक्ष्य नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे वो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में होती है। और तीसरा पॉइंट इसने ये बोला कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो लिगैंड के प्रेजेंस में टूट जाते हैं, एक कम एनर्जी में चले जाते हैं और एक ज्यादा एनर्जी में चले जाते हैं। T2G नीचे आ जाता है और EG ऊपर चला जाता है। मतलब 5 ऑर्बिटल थे, ये 5 ऑर्बिटल टूट जाएंगे लिगैंड के प्रेजेंस में। 3 नीचे चले जाएंगे जिसका नाम है T2G 3, 1 2 3, और EG 2 ऊपर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। देखो जैसे मान के चल के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, लिगेंड आया टूटा, तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी में होगा। ठीक है, तो ये जंप करके जाएगा हायर एनर्जी में, तो जब ये स्टेबलाइज होगा तो दोबारा नीचे होगा, नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा। तो जब ये एनर्जी को लूज करेगा तो वो किसकी फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक हिस्सा क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से ये बता सकता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बताती है कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल हैं। उसके मुताबिक मेटल आयन पॉजिटिव है और लिगैंड नेगेटिव है, और दोनों के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड है। लिगैंड के प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल टूट जाते हैं, एक नीचे सेट ऑफ एनर्जी बनाता है, एक ऊपर सेट ऑफ एनर्जी बनाता है। मान के चल के एक इलेक्ट्रॉन इधर था, इसको एनर्जी मिली तो ये ऊपर गया, तो जब ये लूज करेगा एनर्जी तो वापस नीचे आएगा और एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड। मतलब ये कलर्ड बनाता है। एक चीज याद रखना कि इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है ना, ये जो 2 ऑर्बिटल ऊपर, 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे, ये होती है ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड्स में, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। बट टेट्राहाइड्रल कंपाउंड जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वहां पे ये उलट जाता है। EG नीचे आ जाता है और T2G कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। इस तरह से हमारी 3 थ्योरीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये एक अरेंजमेंट है किसका? लिगैंड्स का। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE। CFSE का मतलब हो गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। मतलब वो जो लिगैंड आके वो ऑर्बिटल को तोड़ता है ना, और तोड़ के वो कितना स्टेबल रख सकता है उनको, मतलब उस एनर्जी को, 2 सेट की एनर्जी और 3 सेट की एनर्जी को किस तरह से स्टेबल रख सकता है। मतलब ये 5 ऑर्बिटल थे, लिगैंड आया तोड़ा, तो वो जो ऊपर 2 ऑर्बिटल बने और नीचे 3 ऑर्बिटल बने, उनको वो कितना सेट रख सकता है, मतलब कितना मेंटेन कर सकता है, कितनी एनर्जी रखेगी उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जिसकी ये ज्यादा होती है, मतलब वो लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वो लिगैंड कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। मतलब वो जो उस लिगैंड ने 5 ऑर्बिटल तोड़ के 2 सेट बनाए हैं, उस सेट को वो मेंटेन भी कर रहा है। मतलब 5 ऑर्बिटल्स थे, वो 5 ऑर्बिटल टूट के 2 एनर्जी का सेट बना, तो उसको अच्छे से मेंटेन करके रखेगा जो लिगैंड, वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा और उसकी CFSC ज्यादा होगी। बात समझ है कि नहीं है? मतलब जिसकी
मतलब मान के चल ये CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मतलब वो आया, उसने ऑर्बिटल को तोड़ा और उसको मेंटेन करके भी रखा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, EN भी स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग है और कार्बोनाइल भी स्ट्रॉन्ग है। फिर आप इससे पीछे आओ, जैसे NCS वीक है, वाटर वीक है, OH नेगेटिव वीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडी ये क्या है, वीक है। CFSC वो एनर्जी है जो लिगैंड के पास होती है ताकि उसने जो 5 ऑर्बिटल तोड़े हैं, वो तोड़ के जो 2 सेट बनाए हैं उनको मेंटेन करके रखे। जिसकी ज्यादा CFSC वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड, जिसकी कम वो वीक लिगैंड। आप याद रखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वीक होते हैं। मैंने क्या बोला था, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के बीच का डिफरेंस भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही बताती है। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के बीच का जो फर्क था वो VBT नहीं बता पाई थी। ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। फिर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइसोमेरिज्म का मतलब हमें पता है 2 या 2 से जायद कंपाउंड या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। जैसे हमने बचपन में भी पढ़ा, देख इधर CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH3 Cl। थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, देख ऊपर और नीचे में क्या फर्क है, ये क्लोरीन इधर लगा है और ये क्लोरीन इधर लगा है, बाकी दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। ऊपर और नीचे कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 3 और 4, 7, नीचे भी 7 ही है, 3 3 6 और 1 7, और क्लोरीन कितना है, 1, ऊपर भी क्लोरीन 1 है, नीचे भी 1 है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें स्टीरियो में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ये याद रखना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ध्यान से समझना। ये 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 4 टाइप है, मैंने वही लिख के रखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, 4 तरह का है। एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन एनर्जी आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, 2 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। आप देखो क्रोमियम 1, यहां पे भी क्रोमियम क्या है, 1 ही है, क्रोमियम 1, पानी 5, क्लोरीन 1, ब्रोमीन 1। फर्क क्या है, फर्क यह है कि यहां पे क्लोरीन आयोनाइजेशन स्फीयर में आता है और यहां पे ब्रोमीन आयोनाइजेशन स्फीयर पे आता है। यहां पे ब्रोमीन एज अ लिगेंड है, यहां पे क्लोरीन एज अ लिगेंड है। मतलब ये इसकी जगह पे चला गया और ये इसकी जगह पे चला गया, ठीक है। मतलब देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एटम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एटम बिटवीन लिगैंड एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि देयर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ऊपर भी कोबाल्ट नीचे भी कोबाल्ट, पानी 6, पानी 5 और 1 बाहर 6, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 और 1 3 और क्लोरीन 3। बट फर्क क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाटर एज अ लिगैंड। यहां पे पानी 5 लिगैंड है, यहां पे 6 लिगैंड है। यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे ये हुआ है कि पानी यहां से बाहर चला गया है और यहां से क्लोरीन अंदर चला गया, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, देखो ध्यान से, ये में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये डबल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मतलब जहां पे 2 सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, ठीक है। इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अमोनिया एज अ लिगैंड है, बट इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइनाइड एक एज अ लिगैंड है।
तो ये दोनों कंपाउंड आपने ऐसे बनाने के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, तो आपने कुछ नहीं किया, इसका लिगैंड उठा के इधर ले आए, तो ये CN कितना आ गया 6, और इसका लिगैंड उठा के उधर लेके गया, NH3 कितना हो गया 6। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा डबल कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द लिगेंड्स। देखो ना, इधर क्रोमियम के पास अमोनियम है बट नीचे क्रोमियम के पास साइनाइड है, कोबाल्ट के पास साइनाइड है बट यहां पे कोबाल्ट के पास अमोनिया है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां होगा जहां पे एम्फीडेंटेट लिगेंड होगा, ये भी एम्फीडेंटेट लिगेंड है, ये भी एम्फीडेंटेट लिगेंड है। यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है और यहां पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, बट दोनों के बीच में दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहां पे खत्म होता है। इसके बाद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बट याद रखना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, यही है कॉमन। ये दो तरह का है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल मतलब स्पेस में कुछ गड़बड़ी हुई है, स्पेस में एटम की अरेंजमेंट अलग अलग है स्पेस में। ये आपने पढ़ भी रखा है एल्कीन्स में पिछले साल, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। अगर लिगैंड सेम साइड में हो, जैसे ये क्लोरीन नीचे की तरफ सेम, ऊपर की तरफ भी क्या सेम, ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं सिस। ठीक है, अगर ऐसा हो कि नीचे की तरफ अलग अलग लिगैंड हो, जैसे ये क्लोरीन है ये अमोनिया है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस, और ऊपर की तरफ भी क्या हो जाएंगे अलग अलग, तो ये भी क्या है ट्रांस। अब मसला ये है कि ये दोनों ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देख प्लैटिनियम एक, अमोनियम दो है, एक और एक दो, क्लोरीन इस साइड दो है, इस साइड भी क्या है दो है, बट फर्क इसमें है स्पेशल अरेंजमेंट में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेजेस हो, एक दूसरे के क्या हो, मतलब एक कंपाउंड ये है तो इसका मिरर इमेज बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, EN इसी साइड बनेगा, ये EN, ये डाइडेंटेट होता है। ठीक, ये कोबाल्ट बीच में वैसे ही ऊपर भी अमोनिया है और नीचे भी क्या होगा अमोनिया होगा। इस साइड NH3, यहां पे भी क्या होगा NH3 और यहां पे क्या होगा क्लोरीन, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस बट दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यहां पे खड़ा हूं, तो इधर बीच में शीशा लगा है, ये बीच में शीशा लगा है, तो मैं ये हाथ ऐसे ऊपर करूंगा तो शीशे की ये वाली साइड ऐसे ऊपर होगी ना, कि ये वाली साइड होगी, मेरी बात समझना। जैसे मैं यहां पे हूं तो मैं ये हाथ ऊपर करूंगा, तो अगर ये शीशा लगा है तो यहां पे ये वाला हाथ ऐसे ऊपर होगा ना, कि ये वाला होगा, तो ये में साथ में ये हाथ ऊपर है मान के चलो, तो ये शीशे के इस साइड ये वाला हाथ ऊपर होने वाला है ना। तो ये ऐसा कंपाउंड है जो इसके क्या है, ये इसका मिरर इमेज है। तो सच आइसोमेरिज्म इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, देखना द कॉम्प्लेक्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब इससे ये पता चला कि कॉम्प्लेक्स को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हो, विच हैव CO एज अ लिगैंड, मतलब ये मेटल है और ये जो CO लिखा है ये क्या है, दैट इज लिगैंड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगैंड, मतलब ऐसा कंप्लेक्स जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगैंड यूज हो उसको हम मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप का है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ था तो मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक, इसके बाद है जी फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टेबल बनाते हैं। पहला, मेटल एटम के ऊपर चार्ज, जितना मेटल एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा
उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब जितना मेटल एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो उतने नेगेटिव लिगैंड को अपनी तरफ खींचेगा और एक स्टेबल बॉन्ड बनने की कोशिश होगी। चार्ज ऑन लिगैंड, जितना लिगैंड के ऊपर चार्ज होगा वो उतना ज्यादा मेटल उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा और उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। शिलेटिंग, मैंने आपको पहले भी बोला कि कभी कभी कुछ ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो रिंग्स बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, जिसको आप शिलेटिंग लिगैंड बोलते हो। और शिलेटिंग लिगैंड बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ती है। मैंने आपको ऐसे नहीं बोला जैसे ये NH2 CH2 CH2 और NH2, तो ये एक रिंग बन गई, तो रिंग बनने से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। मल्टीडेंटेट लिगैंड, मल्टीडेंटेट लिगैंड का मतलब हो गया एक ही लिगैंड में अगर दो से ज्यादा एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो वो ज्यादा मजबूती से मेटल एटम को पकड़ेंगे और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद हमारे पास है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों पढ़ रहे थे ये पूरा चैप्टर? हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आपका क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपका हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपका जब कैंसर होता है उसमें एक मेडिसिनल यूज होती है दैट इज सिस्प्लैटिन जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपका विटामिन ए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, यहां पे हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर खत्म होता है। आपने मुझे क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला, हीमोग्लोबिन का केमिकल फार्मूला, सिस्प्लैटिन का केमिकल फार्मूला और विटामिन ए का केमिकल फार्मूला कमेंट सेक्शन में बताना है और अपने नोट्स के साथ भी लिखना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होप मेरा प्यारा बच्चा इस चैप्टर को भी अच्छे से फाड़ के इसका एक एक टॉपिक अच्छे से फाड़ेगा, अच्छे से चमकाएगा, अपने दिमाग में याद रखेगा। ठीक, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगले साल कुछ नया आने वाला है इस चैप्टर में, इस चैनल पे। ठीक है, तो अगले साल कुछ नया आने वाला है इस चैनल पे, तो वो सरप्राइज रहेगा 9th 10th 11th के बच्चों के लिए। आप शायद इस चैनल को आगे कंटिन्यू करना ना देखो इसको, तभी मैं आप सब के लिए लाइफ के रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूंगा। ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि शायद अगले साल से आप मुझे देखोगे नहीं, तो मैंने ऐसे बोल दिया। चलो ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और मेरी भी पूरी कोशिश है कि आपको ये लेक्चर समझ आए। बस नींद आ रही है यार, 6 बजने वाले हैं सुबह की।